हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 9 नेशन, नेशनल और नेशनलिज्म। ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई एक इससे है, मतलब कि एक जो है निबंध है जिसके अंदर जयप्रकाश नारायण ने नेशन मतलब राष्ट्र, नेशनल राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, ये तीनों जो वर्ड है इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। तो ये जो वीडियो है नेशन, नेशनल और नेशनलिज्म का, ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले के जो पार्ट हैं वो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उसे देखिए, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशन, नेशनल और नेशनलिज्म, जिसे जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, उसका दूसरा पार्ट। पैराग्राफ नंबर 5, दिस फैक्ट, ये तत्व, throw a flood of light on the problem of nationalism and national unity, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की समस्या पर गहरी प्रकाश डालती है। Neither the feudal chief who fought in 1857, 1897 में जो लड़ाई हुई थी, फ्यूडल का मतलब क्या होता है, जमींदार जो होता है उसी को जो है सामंती कहते हैं। सामंती का मतलब क्या होता है, फ्यूडल, और फ्यूडल का मतलब क्या होता है, जमींदार जो थे। तो 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये जमींदारों के बीच लड़ी गई थी, अंग्रेज और जमींदार के बीच लड़ाई ये लड़ी गई थी। तो 1857 में ना तो सामंती प्रमुखों ने जिसने लड़ाई लड़ी, नॉर द बाबूज who founded the Congress in 1885, और ना ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना करने वाले जो बाबू थे उसने comprised the whole nation, पूरे देश को शामिल किया, and stood for all the classes and group within it, और इसके भीतर सभी वर्गों और समूह के लिए खड़े रहे। It would have been comics for the peasant in 1885 to have united with the Babus in demanding seat in council and more job for the English educated। यह सोचना उन किसानों के लिए हास्यपूर्ण होगा कि 1885 में अंग्रेजी शिक्षित के लिए, जो अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किए लोग थे, उसके लिए अधिक से अधिक नौकरियों के लिए और परिषद में कांग्रेस की जो सीट है उस सीट की मांग करने वाले बाबुओं के लिए एकजुट होना पड़े। यानी कि देखिए, जो किसान जो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस का 3 डिमांड था। पहला डिमांड ये था कि देश को आज़ादी मिले, दूसरा डिमांड ये था कि जितने भी जो इंग्लिश एजुकेटेड है, मतलब जो जिसने इंग्लिश में अपनी शिक्षा प्राप्त की है, उसे जो है सरकारी जॉब या नौकरी मिले। और तीसरा डिमांड क्या था, तीसरा डिमांड ये था कि काउंसिल यानी कि जो परिषद है उसके अंदर सीट मिले कांग्रेस को। तो यहाँ पे देखिए फ़ायदा किसको हो रहा है, सीट मिलेगा तो क्या गरीब किसान जो है उस सीट पे जाके बैठेगा, नहीं, एक जो है पैसे वाले जो पूंजीपति होंगे वो जाके बैठेंगे। दूसरी चीज़ कि जो इंग्लिश एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो कौन से होंगे, या तो मिडिल क्लास से या अपर क्लास फैमिली जो होती है, जो पैसे वाली फैमिली, उसी के बच्चे जो है इंग्लिश में एजुकेशन प्राप्त किए होंगे। तो एक किसान जिसकी समस्या है कि खेत की जो अनाज है उसका सही दाम मिले, या फिर एक किसान की समस्या ये है कि उसकी जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, उसके लिए जो पानी की व्यवस्था हो, नहर वगैरह की व्यवस्था हो, तो ये जो है किसान की समस्या है। तो अब किसान की समस्या ये है कि खेती बाड़ी, और वो जो कांग्रेस था उसने डिमांड क्या किया कि जो एजुकेटेड है इंग्लिश में उसके लिए शिक्षा मिले, मतलब उसके लिए जो सरकारी जॉब मिले, या फिर जो परिषद में जो उसकी सीट मिले। तो यहाँ पे अगर किसान, ये तो किसान का यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रहा है, मतलब किसान से इसको क्या लेना देना है। तो किसान जो है इसके लिए मतलब कांग्रेस का साथ दे, ये जो है एक हास्यपद, मतलब कि हंसी वाली चीज़ है कि हमारा कुछ फ़ायदा ना हो लेकिन हम किसी का जो है हेल्प करें, किसी की मदद करें। तो यहाँ पे जो है जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं। आगे चलते हैं। Perhaps it is not quite obvious even now that it is only slightly less comics today to accept the peasant to unite against with Babus in fighting for the undefined Swaraj and the mysterious things called the motherland।
तो कहने का मतलब कि वो तो पहले उस ज़माने का था जब अंग्रेज शासन किया करते थे, और अभी जो शासन किया जा रहा है तो यहाँ पे किसानों को जो एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। अनडिफाइंड स्वराज, जो स्वराज है जिसका नाम दिया गया उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका अता पता नहीं है स्वराज का मतलब क्या है, उसके लिए। और जो है मिस्टीरियस थिंग, और एक जो है रहस्यमय चीज़ जो है मदरलैंड यानी देश के लिए। जब भी आपको अगर किसान को जगाना हो या किसान का साथ लेना हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, मदरलैंड मतलब कि मातृभूमि के लिए आप लड़िए, तो किसान भी उसके अंदर आ जाते हैं। हालांकि जो किसान की जो बेसिक चीज़ है वो क्या चीज़ है, उसकी अपनी ज़रूरत, देखिए हर सोसाइटी का अपना अपना जो है सो ज़रूरत होता है, और वो जो है उसके लिए राष्ट्र है होता है, उसके लिए राष्ट्रीयता होता है। जब आगे इसी वीडियो के अंदर हम चलेंगे तो इसके हम बताएंगे। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, thus we see that nation does not in reality means the whole nation। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र जो है जिसे हम देश कहते हैं उसका मतलब वास्तव में पूरा राष्ट्र या पूरा देश नहीं है। नॉट डज नेशनलिज्म कंप्राइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लास एंड ग्रुप विद इन इट, और ना ही राष्ट्रवाद में सभी वर्गों और समूह का हित शामिल होता है। एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर डिफरेंट क्लास, अलग अलग वर्ग कंस्टिट्यूट द नेशन, राष्ट्र का जो है गठन करते हैं। एंड गिव एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म, और राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हैं। व्हाट क्लास और ग्रुप वुड प्ले दिस रोल एट गिवन टाइम, किसी निश्चित समय में कौन सा वर्ग या समूह यह भूमिका निभाएगा, मतलब कि राष्ट्रवाद का जो झंडा ध्रोएगा, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इतिहास की परिस्थितियों और समाज की संरचना पर निर्भर करता है। इट मे ऑफन हैपन दैट, ऐसा शायद अक्सर होता है कि द सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द मूवमेंट, इस समय की जो तथाकथित राष्ट्रीय हित होती है, इज एक्चुअली अगेंस्ट द रियल इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वास्तव में बहुसंख्यक लोग जो होते हैं उसके वास्तविक हितों के खिलाफ होता है। मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो राष्ट्र के हित में है, लेकिन असल में उसे अगर देखा जाए तो वो राष्ट्र के खिलाफ होता है, बहुसंख्यक लोग जो होते हैं उसके खिलाफ होता है। When the cry of nation in danger was raised in general election in 1931 in Great Britain, जब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 1931 में की जो आम चुनाव थी उसमें राष्ट्र खतरे में ये नारा लगा था, नेशन इन डेंजर, द नेशन इन डेंजर, द नेशन इन डेंजर मतलब राष्ट्र खतरे में है। ये नारा लगा था कब, 1931 में पहली बार ब्रिटिश के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन जो था यानी इंग्लैंड जो था उसके अंदर ये नारा लगा था। तो जब ये आवाज़ उठी, द पर्पस इन रियलिटी वाज द स्टैम्पेड द पीपल इनटू वोटिंग फॉर परपेचुएशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म, इसका उद्देश्य जो है वास्तव में ब्रिटिश पूंजवाद के अस्थायीकरण के लिए लोगों को हड़बड़ा कर मतदान करवाना था, स्टैंडिंग एज इट डिड फॉर देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक्स बॉन्डेज, और देखने में ऐसा लगता था जैसे यह उनके शोषण और आर्थिक बंधन के लिए किया गया है। मतलब कि ये जो नारा लगा था राष्ट्र खतरे में है, उसका असल मकसद ये था कि जो पूंजीवादी था उसको अस्थाई बनाना, मतलब कि उसको इंग्लैंड के अंदर अस्थाई रूप से जमाना जो था ये मकसद था। लेकिन ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जो नारा है कि राष्ट्र खतरे में है वो देश के शोषण और आर्थिक बंधन से मुक्त कराने, देश को जो शोषण और आर्थिक बंधन से मुक्त कराने के लिए। टू टॉक देयरफॉर ऑफ नेशन एज समथिंग अनडिवाइडेड एंड होल इज टू बिकम विक्टिम टू क्लास प्रोपेगेंडा, इसलिए राष्ट्र के अविभाजन और संपूर्णता की बात करना वर्गवादी प्रचार का शिकार बनना है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि राष्ट्र के वो जो लोग जो कहते हैं कि राष्ट्र को अविभाजित करना है, बंटने नहीं देना है या पूरी तरह से एक संपूर्ण राष्ट्र बनाना है, वो असल में क्या होता है, वर्गवादी प्रचार, मतलब कि देश को बांटने की जो प्रचार है उसका शिकार बनाता है लोगों को। मतलब कि असल में ये इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर आप राष्ट्रवादी की जो विचारधारा है उसको आप फॉलो करेंगे तो वो देखने में तो लगेगा कि देश को अविभाजित करने के लिए है, लेकिन इससे जो है देश विभाजित हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
कि राष्ट्रवाद, ठीक है, इंडिया के अंदर राष्ट्रवाद आ गया, मतलब कि राष्ट्रवादी नेशनलिज्म आया, सारे लोग जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो है एक जब राष्ट्र होगा तो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मोटो है कि हर चीज़ एक जैसा होना चाहिए, तो एक राष्ट्र होगा तो एक भाषा भी होनी चाहिए। अब एक भाषा जो है वो कौन सी भाषा चूज कीजिएगा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कौन सी भाषा आप चूज़ कीजिएगा, या जो है सो आपका जो मैथिली है, भोजपुरी है, कौन सी भाषा चूज़ कीजिएगा आप। तो वहाँ पे जो है आप कहिएगा कि हिंदी को चूज़ करेंगे, तो फिर जो मलयालम बोलने वाला है या फिर जो है जो कन्नड़ बोलने वाला है या जो मैथिली बोलने वाला है, फिर वो इसके लिए विरोध करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप ये इम्पोज कीजिएगा कि नहीं सभी को जो है हिंदी बोलना है, ठीक है, आपका जो उत्तर भारत है उसके अंदर आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो साउथ इंडियन है वो तो कन्नड़ मतलब कि मलयालम या कन्नड़ या तेलुगु बोलते हैं, तो फिर वो तो उठ खड़े होंगे। तो अगर ये देखिए, देखने में तो लगता है आपको कि ये राष्ट्र की क्या है, ये राष्ट्र के लिए जो है फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जब आप किसी पे थोपिएगा कोई चीज़ को तो उससे क्या होगा कि फिर जो है राष्ट्र क्या होता है, टूटने का, यानी कि विभाजित होने लगता है। तो यही जो है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो है असल में राष्ट्रवाद की विचारधारा को जो प्रोत्साहित करते हैं लोग, वो असल में क्या होता है कि देश की विभाजन के बारे में सोचते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, द इंडियन नेशन इज मेड अप ऑफ प्रिंसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर, मर्चेंट्स, पीसांट, लेबर्स इटीसी। अब जो है जयप्रकाश नारायण इस जो कहें कि यहाँ पे जो लाइन आया है कि जो विभाजन की बात करते हैं या राष्ट्र की संपूर्णता की बात करते हैं, वो वर्गवादी प्रचार का शिकार बनाते हैं। इसको जो है क्लियर करते हैं पैराग्राफ नंबर 7 में, कहते हैं द इंडियन नेशन इज मेड ऑफ प्रिंसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर, मर्चेंट्स, पीसांट, लेबर इटीसी। मतलब कि भारत जो राष्ट्र है, भारत जो देश है, वो राजकुमारों का देश है, उद्योगपतियों का देश है, बैंकरों का देश है, व्यापारियों का देश है, किसानों का देश है और मजदूरों का, यानी गरीब जो लोग हैं उनका भी ये देश है। नेशनलिज्म डज नॉट मीन्स द सेम थिंग टू ऑल दीज क्लासेस। इन सभी वर्गों के लिए राष्ट्रवाद का मतलब एक ही नहीं हो सकता है, यानी कि अगर जो प्रिंस के लिए राष्ट्रवाद का जो मतलब है वो मतलब जो है किसान के लिए नहीं हो सकता है। हर लोगों की अपनी अपनी ज़रूरत होती है और उसके हिसाब से राष्ट्रवाद उसके हिसाब से होता है, ज़रूरत के हिसाब से होता है, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ देम इज़ नॉट द सेम एज द फ्रीडम ऑफ द अदर्स। उनमें से एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के समान नहीं हो सकती है। मतलब एक जो चाहता है कि स्वतंत्रता का मतलब जो एक के लिए है वही मतलब दूसरे के लिए नहीं होता है। नॉर इज़ द मैनर इन विच दे वुड फाइट फॉर फ्रीडम द सेम फॉर ऑल। और ना ही जिस तरह वो आज़ादी के लिए लड़ते हैं सभी के लिए समान है। पैराग्राफ नंबर 8, लेट अस टेक द प्रिंसेस। अब जो है एग्जाम्पल लेते हुए समझाते हुए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि लेट अस टेक द प्रिंसेस, चलिए हम शहजादे को ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे शहजादे को ले लेते हैं। Their freedom means complete sovereignty which can be won only on the battlefield। उनकी स्वतंत्रता का मतलब पूर्ण संप्रभुता है जिसे युद्ध के मैदान पर ही जीता जा सकता है। मतलब प्रिंस के लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्रिंस के लिए स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जिस एरिया में या जिस जगह पे वो शासन कर रहे हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान, यानी उनकी जो बात हो वो जो है क्या चीज़ हो सकता है, कानून बन जाए। मतलब कि उसकी बात को कोई नहीं टाले। यही जो है प्रिंस यानी जो राजकुमार होते हैं या जो राजा होते हैं उसकी जो है स्वतंत्रता है। अगर राजकुमार कोई मतलब आज्ञा दे और उसकी आज्ञा का पालन ना हो तो फिर राजकुमार की स्वतंत्रता पे आँच आ जाएगी ना। तो यही कहते हैं कि जो राजकुमार होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जिस एरिया पे वो लड़ाई मतलब शासन करते हैं उस एरिया पे सिर्फ उसी का राज चलता है। अगर चले तो राजकुमार स्वतंत्र है, ठीक है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ बैटल फील्ड में, बैटल फील्ड का मतलब क्या होता है, युद्ध की जो मैदान है उसी में जीता जा सकता है। मतलब कि अगर मैंने राजकुमार की बात को नहीं माना तो हमसे लड़ाई लड़िए। तो उस समय में जब देश आज़ाद नहीं था तो राजकुमार की बात अगर नहीं मानता तो अंग्रेज से लड़ाई लड़ना होता उनको, ठीक है। But which of the princes in 1857 is in position to go for war for his sovereignty?
लेकिन 1857 के बाद से कौन सा राजकुमार अपनी संप्रभुता के लिए युद्ध में जाने की स्थिति में है? मतलब कि ऐसा कोई भी राजकुमार नहीं है पूरे इंडिया के अंदर जो 1857 के बाद जो है उसके पास इतना बल हो, इतनी ताकत हो, इतना पैसा हो कि वो जो है अंग्रेजी राज्य से जो है लड़ाई मोल ले सके। इट इज़ क्लियर दैट द प्रिंसेस मस्ट परमानेंटली रिमेन वेसल ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। यह स्पष्ट है। अब इससे अगर राजकुमार को अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो उससे क्या होगा? यह स्पष्ट है कि राजकुमार को अस्थायी रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जागीरदार बन के रहना पड़ेगा। मतलब कि उसकी जो वो जो है सो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उसे एक एरिया का जागीरदार बना दे और उससे कहे, मतलब राजकुमार से कहे कि आप लगान वसूलिए, उसमें से कुछ लगान आप रखिए और बाकी का लगान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिए। तो इसमें जो है ऐसा हो गया है कौन? ब्रिटिश के राज के अंदर कौन? प्रिंस। दिस नेचुरली रेंज देम अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट इन सो फार एज इट अपोज दैट इम्पेरियलिज्म। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ ले जाता है जिस तरह वह उस साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। मतलब कि इससे क्या होता है कि अब प्रिंस जो है वो क्या करते हैं, वो राष्ट्रवाद जो साम्राज्यवाद जो है उसका जो है गुलाम बन के रह जाता है और वो जो है साम्राज्यवाद का हेल्प करने लगता है। ठीक है, हेयर इज़ द फर्स्ट ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और ये राष्ट्रीय एकता में पहला सेंध लगा। द लैंडलॉर्ड ऑफ इंडिया as is well known are largely the creation of British imperialism। भारत के जो जमींदार है जैसा कि सर्वविदित है, मतलब मशहूर है, काफ़ी हद तक ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से पहले जमींदार मतलब कि जो लैंडलॉर्ड नहीं हुआ करते थे या बहुत कम हुआ करते थे। द बिगर लैंडलॉर्ड हैव ऑलवेज सॉलिडिटी स्टूड विथ इम्पेरियलिज्म। बड़े जमींदार हमेशा ठोस रूप से साम्राज्यवाद के साथ खड़े हुए थे। मतलब जब भी देखिएगा तो उसमें आपको जब देश की आज़ादी की जो इतिहास है उसको पढ़िएगा तो अब देखिएगा कि जितने भी जमींदार थे वो सारे के सारे जमींदार या लगभग जो जमींदार थे वो अंग्रेज के हिमायती थे, यानी अंग्रेज के पक्षधर थे। एंड हैव बीन इन स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोप्स इन कंट्री साइड, और जो है देश के जो ग्रामीण इलाका है उसमें इसके सबसे मजबूत सहारा रहे। मतलब कि जो देश का जो ग्रामीण इलाका है उसके अंदर अंग्रेज का जो सबसे मजबूत सहारा कौन था? वो जमींदार थे। नेशनलिज्म हैज़ नो मीनिंग टू दीज पीपल एक्सेप्ट जॉब इन हायर सर्विसेज। राष्ट्रवाद का इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है सिवाय उच्च सेवाओं में नौकरी पाने को छोड़कर। And if any political power is to be given to Indians on accounts of nationalist forces gathering strength, और यदि राष्ट्रवादी ताकतों के जमावड़े के बल पे अगर कोई राजनीतिक शक्ति भारतीयों को दे दी जाए, then the balance of such power, तो फिर ऐसी शक्तियों का संतुलन हो, they themselves not interested in opposing or even agitating against imperialism। वे स्वयं साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन या विरोध करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। Their entry into politics is merely to ensure that their interests do not suffer on account of any power being transferred to Indian hands। राजनीतिक में उनका जो प्रवेश है, यानी जो बड़े बड़े जो जमींदार है वो राजनीतिक में जो जाते हैं उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद केवल यह होता है कि वह सुनिश्चित करने के लिए जाते हैं, मतलब उसका जो मेन मकसद होता है ये सुनिश्चित करने के लिए जाते हैं कि उनके जो हित है, मतलब जो ज़मींदारों का जो हित है उसको किसी भी शक्ति के कारण भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित न किया जाए, मतलब जो आम जनता है भारत की उसके हाथ में न दिया जाए। इसीलिए जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो सीट की मांग करते हैं वो इसीलिए करते हैं। No one with the least political understanding or experiences can talk of unity with the landlords। कम से कम राजनीतिक समझ या अनुभव वाला कोई भी जमींदार के साथ एकता की बात नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये कि जमींदार एक जो आम भारतीय है उसका नहीं होता है। जमींदार जो होता है वो किसका होता है? अंग्रेज का पट्टू होता है।
उस ज़माने में, जिस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज करती थी, उस ज़माने की बात कही जा रही है। हेयर इज़ द सेकेंड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, यहाँ राष्ट्रीय एकता में दूसरा सेंध लगा। लेट अस टेक द इंडस्ट्रियलिस्ट नेक्स्ट, आइए हम उद्योगपतियों को आगे ले लें। मतलब कि अब हम जो है उद्योगपतियों को एग्जाम्पल लेते हैं और उसके एग्जाम्पल में उद्योगपति को रखते हैं। नेशनलिज्म टू देम मीन्स कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट टू द कंट्री रिसोर्सेज, उनके लिए राष्ट्रवाद, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? उसके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के संसाधनों का शोषण करने की जो है पूर्ण स्वतंत्रता हो। मतलब कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के मतलब के लिए अगर फ्रीडम का मतलब ये होता है कि किसी राष्ट्र की जो रिसोर्सेज है, मतलब संसाधन है, उसका संपूर्ण रूप से शोषण कर सके। ऑफ मैन एंड मटेरियल, चाहे वो पुरुष हो, उस देश की जनता हो, उसका शोषण हो, या जो उस देश की जो सामग्री है जैसे सोना, चांदी, कोयला, ये सब। तो ये जो राष्ट्रीय जो रिसोर्सेज है, संपदा है, उसका या पुरुष का, वो किसी का भी जो है क्या कर सके, पूरी तरह से उसको शोषण कर सके। एंड टू बिल्ड अप देयर फॉर्चून, और अपनी जो है किस्मत को चमका सके। मतलब कि अपनी जो किस्मत है उद्योगपति की, मतलब अपना पैसा बना सके। और एज इट इज़ यूफिस्टिकली पुट टू डेवलप द कंट्रीज, और आसान शब्दों में देश का विकास करना। मतलब ये असल में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब जो होते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि देश की जो संपदा है और देश के जो लोग हैं उसका पूरी तरह से क्या करें, उसका पूरी तरह से शोषण करें। लेकिन उसे जो है ये लोग क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं देश का विकास करना। मतलब कि देश का विकास करना जब भी आपको समझ में आए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देश का विकास की बात आए तो आप समझ लेना, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्र के जो लोग हैं, जो मैन है, जो आदमी है, उसका पूरी तरह से शोषण करना। मतलब राष्ट्रीय विकास का मतलब ही हो जाता है। ये किसने कहा? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? ये जो है जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। टू डू दिस दे रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द स्टेट, ऐसा करने के लिए उन्हें राज्य पर बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मतलब जो शासन वर्ग होता है, जो शासन चलाता है, देश चलाता है, उस पर उसका नियंत्रण हो। किसका? इंडस्ट्रियलिस्ट का। लीडिंग अल्टीमेटली टू कंप्लीट कंट्रोल एट वंस, अंततः उसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेने के लिए अग्रसर करती है। बट सिंस दैट इट इज़ टू रिस्की टू इंश्योर, लेकिन चूंकि यह निश्चित करना बहुत जोखिम भरा होता है, दे वुड बी सेटिस्फाइड विद ग्रेजुअल कंसेशन ऑफ सच कंट्रोल, तो वे क्या करते हैं पूंजीपति, वो इस तरह के नियंत्रण की जो है क्रमशः रियायतों से जो है संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सुधार के नाम पे जो है कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो कि जो उस इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, वो जो पूंजीपति हैं, उनके फ़ायदा का हो। जैसे अभी जो किसान आंदोलन है, तो उसका जो किसान आंदोलन है, किसान कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए ये कानून, लेकिन उस पर थोपा जा रहा है। तो इस तरह से जो है नेशनल और नेशनलिज्म का जो है पार्ट 2 का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। या अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग 400 रुपया लेते हैं। इसमें आपको 368 पेज की किताब होती है, जो लाइन बाय लाइन जिस तरह हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं, सेम टू सेम किताब आपको मिल जाती है। प्लस जो है आपको पूरी वीडियो हम लोग पढ़ा के देते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर, समरी, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ कंप्लीट रहती है। तो देर किस बात की, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर आप इस कोर्स को परचेज़ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।